स्टडी विद शिवू। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर लाइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से जुड़ी जितने भी हेडिंग्स और टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो क्लास 10th के लिए आज फर्स्ट चैप्टर लाइट्स। सबसे पहले लाइट्स होती क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं यानी प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट्स कहते हैं। लाइट प्रकाश क्या होती है इस बात को सबसे पहले हम जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टिपटल पर संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब जोर देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टिपटल पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर हम कह सकते हैं, यानी देखिए कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के फॉर्म में होता है जो हमारी दृष्टिपटल पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। और लिख सकते हैं आप, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा का फॉर्म तो है लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पे गिरता है, जैसे अगर ये पेन है, इस पे अगर प्रकाश गिर रहा है तो ये पेन हमें दिखाई दे रहा है, न कि हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इस प्रकाश के बारे में अगर और कंसेप्ट में बात करें तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट तक का समय लेती है। इसके बाद एक और कंसेप्ट लिख सकते हैं आप, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था प्रकाश के बारे में। तो अब हमने प्रकाश के बारे में इतना जान लिया। अब प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी इसके प्रकाश के कुछ नेचर होते हैं। तो डीपली हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 12th में सेकेंड पार्ट भी लाइट्स है आपकी, ऑप्टिक्स, डीपली वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रकाश के दो नेचर्स के बारे में 10th में यानी हाई स्कूल में पढ़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट्स। प्रकाश की प्रकृति, तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति होती है कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। एक ये प्रकृति होती है। दूसरी प्रकृति होती है प्रकाश में अपवर्तन भी होता है।
तो हाई स्कूल के लिए बस हमें इन दोनों नेचर के बारे में पढ़ना है, बाकी हम डीप में प्रकाश के बारे में 12th के ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहली नेचर जो इसकी है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन 12th में डीपली हमको ऑप्टिक्स में मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब प्रकाश प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आई होती हैं उसी माध्यम में, समान माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश किरणों के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरणों के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम द्वारा समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन हमने लिख लिया हेडिंग। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश किरणों के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे होता है ये, आइए देखते हैं फिगर के द्वारा। मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है, नाम रखते हैं इसका M1 M2 इसके पॉइंट्स के, जिसकी एक तरफ पेंटेड है यानी कलई की गई है। चिकना पृष्ठ है, एक तरफ कलई की गई है। तो यहाँ से जो आपकी आपतित किरण होगी, यहाँ से आने वाली किरण, और ये परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में, यानी माध्यम यही है। ऊपर का मीडियम ये फर्स्ट है और ये नीचे का मीडियम सेकेंड है। माध्यम, उसी माध्यम में प्रकाश आ रही है और वापस चली जा रही है। प्रकाश किरणों के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस बीच वाले को हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और ये है आपतित किरण। और यहाँ से बिंदु O से रिफ्लेक्ट होके A आपतित किरण यानी AO आपतित किरण है और OB परावर्तित किरण है। अभी देखिए ये है यानी प्रकाश का परावर्तन। कुछ इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। इनके बीच बनने वाला कोण को यानी एंगल I को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन के बीच, परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। अब देखते हैं हम परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कह सकते हैं आप, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला
परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है आपतित किरण यानी OA, फिगर के अकॉर्डिंग आपतित किरण फिगर के अकॉर्डिंग AO, आपतित किरण अभिलंब फिगर के अकॉर्डिंग N, तथा परावर्तित किरण फिगर के अकॉर्डिंग OB एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम होता है। फिर अब देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान यानी फिगर के अकॉर्डिंग एंगल I। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के फिगर के अकॉर्डिंग एंगल R, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी जितने एंगल से आपतित होगी उतने ही एंगल से परावर्तित होगी किरण, बराबर होता है। अर्थात एंगल I = एंगल R, ये हो गया आपका परावर्तन का द्वितीय नियम। इसके बाद हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इन परावर्तन के केस में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, जिन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है, अब हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद दो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। मान लीजिए यहाँ कोई परावर्तक तल है कोई M2 M1 और ये इसका अभिलंब है N, और यहाँ से कोई प्रकाश आपतित हो रही है, बिंदु O से परावर्तित हो रही है। तो O से B की तरफ जा रही है और O से A की तरफ आपतित हो रही है, A से O की तरफ आपतित हो रही है। ये आपका है परावर्तित किरण और ये आपका है आपतित किरण। ये है आपका एंगल I आपतन कोण, ये है एंगल R परावर्तन कोण। अगर एक फिगर ऐसे आ रही है यानी फर्स्ट फिगर ये मान लीजिए, और सेकेंड देखिए, सेकेंड फिगर में क्या होता है। अब हम कह दें कि ये चिकना पृष्ठ है आपका M2 M1 और ये इसका अभिलंब है। अब आपतित किरण के डायरेक्शन को हम बदल दे रहे हैं। आपतित किरण हमारी BO होगी और परावर्तित किरण OA होगी। यानी अब OA परावर्तित किरण है, पहले आपतित किरण थी लेकिन अब परावर्तित किरण है, और OB जो पहले परावर्तित किरण है लेकिन अब आपतित किरण है। एंगल R OB के बीच बना था, अब OB के बीच बन रहा है एंगल I, और OA के बीच यहाँ पे एंगल I बना था, यहाँ R बन रहा है। यानी ये होती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे पहले फिगर के अकॉर्डिंग, जब प्रकाश किरणें AO से आपतित हो रही थीं तो OB परावर्तित किरण थी।
परंतु अब OB, इस फिगर में OB आपतित किरण तथा OA, यहाँ BO लिखिएगा, BO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण की गई, परावर्तित किरण की गई, अतः इस घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। उत्क्रमणीयता कहते हैं, यानी आपतित को परावर्तित में बदल देने की घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब अगली जो हमारी हेडिंग है वो है इमेज, यानी इमेज कैसे बनती है लाइट्स में, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस फॉर्मेशन अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इमेज को समझते हैं। इमेज यानी प्रतिबिंब, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। की प्रतिबिंब क्या होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन होगी, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस घटना को वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाश चल रही है और यहाँ पे दर्पण होगा, तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं और जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पे वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होती है, इसको समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकाश किरणें जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पे हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। यानी जब प्रकाश किरणें वस्तु बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। यानी जब
मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो तब हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और इसी का उल्टा जब प्रतीत नहीं मिलती है प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अब इस चीज़ को देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, इसकी डेफिनेशन होगी जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे जब हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पे फिगर समझ लेंगे। तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आगे जो हमें समझना है कि दर्पण क्या होता है। अब बात आ गई दर्पण, जिन्हें हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण क्या होता है, इस चैप्टर में हमें गोलीय दर्पण के बारे में ही बस पढ़ना है, लेकिन दर्पण से हम समझेंगे तो हमारी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है, एक ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर आपतित किरण के, यानी उन पे आने वाली किरण, एक ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर आपतित किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। यानी एक ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण। हमें गोलीय दर्पण द्वारा ही प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन पढ़ना है हाई स्कूल के लिए। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो अब सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समतल दर्पण यानी परावर्तक तल समतल होगा। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक यानी जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगी, जिसका परावर्तक तल या पृष्ठ समतल होता है, यानी प्लेन होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं। एक एक कंडीशन को देखते हैं। ऐसे समतल दर्पण हाई स्कूल में हमें नहीं पढ़ना है, 30% में लेस हो चुका है, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। समतल दर्पण कंपटीशन लेवल से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समतल दर्पण, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब समतल दर्पण में
समतल दर्पण में समतल दर्पण की ओर जब कोई समतल दर्पण की ओर जब कोई वस्तु ए, मान लीजिए ए वेग से आगे बढ़ती है तो उसका प्रतिबिंब ए वेग से ही उस यानी समतल दर्पण यानी उस दर्पण यानी दर्पण के अंदर बनता है। अभी क्या था, समतल दर्पण की ओर जब कोई वस्तु बढ़ती है। अब एक और कंडीशन है, जब समतल दर्पण किसी वस्तु की ओर ए वेग से बढ़ता या घटता, कुछ भी कह सकते हैं, बढ़ता है तो वस्तु उसके यानी समतल दर्पण के दोगुने वेग यानी 2a दोगुने वेग से दर्पण की तरफ बढ़ता है। तो ये कंडीशन होते हैं समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मान लीजिए कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की यानी समतल दर्पण की लंबाई है उसको अपना पूरा समतल दर्पण की लंबाई में देखने के लिए 5 सेंटीमीटर की समतल दर्पण की ज़रूरत पड़ती है। एक और पॉइंट है, आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो समतल दर्पण आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी जब दो समतल दर्पण आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ-1 यानी कितने डिग्री पे जुड़े हैं वो उसका भाग देंगे 360 में और 1 माइनस कर देंगे तो वो दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या को हमें मिल जाएगी। इस फार्मूले का यूज़ अक्सर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में होते हैं। अब दूसरा जो हमारा दर्पण का प्रकार था यानी गोलीय दर्पण, इसके बारे में जानने हैं क्योंकि हमें क्लास 10th में गोलीय दर्पण को ही पढ़ना है। गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर अंग्रेजी में कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का खोखला यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ कलई या
लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है। लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है यानी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड या कलई की गई होती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अभी आगे फिगर बनाएंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण। और दूसरा अवतल दर्पण जिसे हम अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव यानी गुफा, केव का मतलब होता है गुफा, कॉनकेव मिरर यानी धंसा हुआ, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण क्या होता है इसको पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण सीधे एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर के द्वारा समझेंगे एक एक को, उत्तल और अवतल दर्पण को। तो अब अवतल दर्पण क्या होता है यानी कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब एक एक करके फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। कांच का ये कोई खोखला गोला है। अब यहाँ पे एक और गोला बना लेते हैं, एक उत्तल के लिए एक अवतल के लिए। ठीक, ये कांच का खोखला दो गोले हैं। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका काटा गया भाग है तो गोलीय दर्पण कह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से काटा गया है और इसके अंदर कलई की गई है तो इसके ऊपर से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस दर्पण को हमने कह दिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मान लीजिए ये M1 M2 से काटा गया है इसको, तो इसको अवतल दर्पण। यहाँ गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। अब इस कंडीशन में अब हम इसके बाहर यहाँ से इसको काट दिए गोलीय कांच के खोखले गोले को। ये M1 M2 इसका द्वारक हो गया जहाँ से काटा गया है, ये इसका सेंटर होगा। अब यहाँ पे
इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की गई है, यानी इसके अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो इसको कह दिए अवतल दर्पण। अब आगे एक एक चीज को समझते हैं हम, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या होती है? सबसे पहली परिभाषा वक्रता केंद्र की दी जाती है। तो वक्रता केंद्र क्या होती है? वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिससे गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या होगा आपका? C होगा। ठीक है, C को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, चूंकि यहाँ पे गोलीय दर्पण का केंद्र C है। अब अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ रेडियस इंग्लिश में वक्रता त्रिज्या को कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र को कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ रेडियस गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। यानी अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, मान लीजिए ये R है इस पॉइंट से और ये R है इस पॉइंट से, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगली जो फार्मूला है हमारी, अगला जो कंसेप्ट है हमको पढ़ने के लिए, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव या इंग्लिश में पोल कहते हैं। यानी ये दर्पण का परावर्तक तल है और इस उत्तल दर्पण के लिए ये परावर्तक तल है। तो इस बिंदु को हम ध्रुव यहाँ कहेंगे और इसको यहाँ ध्रुव कहेंगे। यानी दर्पण के परावर्तक तल को के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी अंग्रेजी में कहें तो प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी डेफिनेशन होगी दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यानी कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिला दें अगर आगे तक, और यहाँ इसको मिला दें आगे तक, तो ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ के लिए ये मुख्य अक्ष हो गई। इसे